नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं 29 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट का एनालिसिस, जो कि आज एग्जाम हुई है। किस प्रकार के प्रश्न आज की एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज की एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या है उनके उत्तर, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। यदि आप प्रतिदिन एनालिसिस देखते हैं और यहाँ पर आपने 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 24 जनवरी 2023 तक के सारे प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है, तो ये प्रश्न आप वीडियो भी इसका देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जहां पर आपके बहुत सारे अंक जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। और लगभग इसमें 130 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि 28 दिसंबर 2022 से 24 जनवरी 2023 तक पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ पर ये पीडीएफ भी जो है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना होगा, जहां पर आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके रहेगी और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज के जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी आदि में पूछे गए 60 प्रश्नों के बारे में, जो कि आज की एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज होते हुए देखने को मिला है, तो चलिए जानते हैं सब कुछ। पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर, और ये है व्हाट्सएप नंबर जिनके माध्यम से आप क्वेश्चन यहाँ पर पहुंचा करके अन्य लोगों की मदद भी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी अपनी ऐप जो रहेगी आपको इस नाम से यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये उसका मोनो होगा। क्या इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं इस पीडीएफ के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेड 9 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर एनालिसिस वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसमें जो जो कुछ पूछा जाता है प्रतिदिन वहां पर भी आपको मिल जाता है, टेलीग्राम पर भी मिल जाता है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ ऐप के अंदर आपको यहाँ पर सीटेड मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट जो है वो फ्री हैं, कुछ यहाँ पर पेड हैं। इसी के साथ में आपको सीटेड ईवीएस के लिए यहाँ पर एक रामबाण पीडीएफ मिलेगी, जिसमें यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ 500 एमसीक्यू भी इसमें कंप्लीट देखने को मिलेंगे। और 2011 से 2022 तक के यहाँ पर आपको सीटेट के महत्वपूर्ण नोट्स टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो कि हमारे प्रश्न हैं जो आज की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जिन्होंने आज यहाँ पर क्वेश्चन में पहुंचाए हैं, रुचि शुक्ला इलाहाबाद से हैं ये, और दीपक कुमार हैं बिहार से। इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आगे आकर के अन्य लोगों की मदद करने का फैसला किया। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये पहुंचाए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इन्होंने बाद में भी भेजे हैं, जब तक कि मैं वीडियो यहाँ पर बनाने लग गया था। और कुछ क्वेश्चन मेरे इनके मिल चुके थे, और कुछ जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर रह भी गए हैं। तो हो सकता है हम उनको अगले वीडियो में जल्द ही कवर कर लेंगे, कल के वीडियो में उनको शामिल कर लेंगे। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मदद की है आपकी, जो आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण की, और पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से प्रश्न देखने को मिले थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न देखने को मिला था कि जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी है उसके निकटवर्ती राज्य पूछे थे। अब कभी कभी उसमें राज्य पूछ लेते हैं, कहीं कहीं पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ में लगने वाले जो हमारे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी लगेगा। इसी के साथ में उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए, जैसा विकल्प में आपके लिए मौजूद रहे, वैसा आप उत्तर यहाँ से इसमें ले सकते हैं और वो आपका उत्तर बन सकता है। तो ये प्रश्न देखने को यहाँ पर आज के पर्यावरण अध्ययन में मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रश्न देखने को मिला था पूर्णिमा से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न दो तरीके से इन्होंने पहुंचाया था कि एक तो जो पूरा चांद होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस हम कहते हैं यानी कि जब पूरा चांद दिखाई देता है तो वो स्थिति हमारी जो है पूर्णिमा की स्थिति कहलाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार से संबंधित प्रश्न था। तो ये लिखा है पूरे चांद पर कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये पूरे चांद पर मतलब कि वही पूर्णिमा होती है, जब जिस दिन चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है वही हमारी पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे विशेष करके त्योहार जो होते हैं होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती वगैरह इसमें शामिल होते हैं। तो उम्मीद है शायद यही विकल्प हो या और कोई से विकल्प भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारे त्योहार हैं जो पूर्णिमा के दिन मनाए थे, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक विशेष त्योहारों को ही इसमें यहाँ पर दिया है ना। चलिए आगे हम बात करें तो खेजड़ी वृक्ष जो है ना, इसका प्रश्न जो था आज बहुत ही देखने को मिला है। मतलब कि पर्यावरण के अंदर
खेजड़ी वृक्ष काफी महत्वपूर्ण बना था आज के शिफ्ट में, और खेजड़ी वृक्ष की विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए विशेषता किसी भी प्रकार की हो सकती कि भाई ये पौधा जो है ये किस प्रकार की इसकी विशेषताएं होती है, कहाँ पाया जाता है, इसकी जगह के ऊपर प्रश्न बन सकता है, विकल्प रखा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो था वो किस प्रकार का रहा होगा, तो इसकी विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका नाम भी प्रश्न के रूप में बन सकता है, जैसे खेजड़ी कहाँ का राज वृक्ष है या राज्य वृक्ष है ना। तो ये एक समी वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि थार के मरुस्थल और अन्य स्थानों पर पाया जाता है और वहां के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसको हम खेजड़ी भी कहते हैं, जाट, जाटी, सांगरी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और वर्ष 1983 में इसे राजस्थान के राज्य वृक्ष के रूप में से घोषित कर दिया है। तो खेजड़ी जो है ना, ये कि मरुस्थली पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ना कि मरुस्थली पौधा भी है। तो ये इसकी एक विशेषता यहाँ पर देखने को मिल सकती, हो सकता है कि शायद यही इसकी विशेषता के रूप में प्रश्न रहा हो। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो था वो था मधुमक्खी पालन से संबंधित। मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम जो समय था वो कौन सा होता है, कि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आपको देखने को मिलता ही है कि अक्टूबर से नवंबर तक मधुमक्खी पालने का जो समय होता है वो सबसे उचित समय होता है, क्योंकि इस समय सरसों के पौधे होते हैं और उनमें फूल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और उन फूलों की संख्या अधिक होती है, जिससे मधुमक्खियों को मकरंद भी खूब मिलता है और मधुमक्खियां इस समय अंडे भी देती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। और मधुमक्खी पालने का ये शुरू करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो था वो यहाँ पर था मनाली के हाउस बोट की नक्काशी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न किस प्रकार का था ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, तो सिर्फ इतना ही बात यहाँ पर हिंट मिली थी। तो इसी में देखिए हाउस बोट जो मनाली के घर होते हैं, हाउस बोट इन घरों के अंदर, बड़े घरों के अंदर अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। तो यहाँ पर आप उस नक्काशी का चित्र भी देख सकते हैं। ये लकड़ी की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है और इनमें एक खास किस्म की डिजाइन होती है जिसे हम खत्म बंद कहते हैं, है ना। मतलब एक डिजाइन खत्म होती है, बंद होती है, ये आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिग्सा पजल जैसा यहाँ पर दिखाई देता है, तो हो सकता है कि इस डिजाइन का नाम पूछा गया, तो इसका नाम देखिए यहाँ पर खत्म बंद इसका नाम है, या फिर जिग्सा पजल भी हम इसको यहाँ पर नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये उसी के जैसा यहाँ पर दिखता है। तो ये एक प्रश्न देखने को मिला आज में। और अगला प्रश्न जो था वो बछेंद्री पाल से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। और बछेंद्री पाल जो थी ये पर्वतारोही थी और इन्होंने जहां प्रशिक्षण लिया था उस इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रश्न आया था। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब बछेंद्री पाल के बारे में तो सबने पढ़ लिया कि बछेंद्री पाल ने कब कब कौन सा मेडल जीता, कहाँ पर क्या किया, परंतु इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ पे लिया, ये नेहरू इंस्टीट्यूट में लिया और ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। मतलब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन जो था वो देखने को मिला था। तो देखिए यहाँ पर बात करें बछेंद्री पाल की, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है और उन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वे एवरेस्ट को ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वीं महिला पर्वतारोही ये महत्वपूर्ण है और कब किया, 1984 महत्वपूर्ण है ना। और ये प्रथम भारतीय महिला भी है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो प्रश्न जिसके ऊपर आधारित था वो था ये हमारा पॉइंट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में की गई थी और ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन से संबंधित शायद प्रश्न जो था वो देखने को मिला था। चलिए आगे बात करते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दो हमारी काफी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं और दोनों जो है थोड़ा सा अंतर होता है और बाकी वैसा का वैसा देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण जो होता है ये चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में जब आ जाता है तब ऐसा होता है, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीध में अवस्थित होते हैं तो इसी ज्यामिति के कारण चंद्र ग्रहण होता है और ये केवल पूर्णिमा को घटित होता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होगा। इसी के साथ में हम बात करें तो एक होता है हमारा सूर्य ग्रहण, वो होता है अमावस्या को। तो इस प्रकार से दोनों जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे निपुण भारत जो है वो हर दिन प्रश्न देखने को मिलते हैं और आज भी इसमें प्रश्न देखने को मिला है। अब देखिए इसका प्रश्न जो था पूरी तरह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। निपुण भारत के उद्देश्य कब तक पूर्ण करने का उद्देश्य है। अब देखिए निपुण भारत का जो उद्देश्य है वो कब तक पूर्ण करने का है। तो यहाँ पर देखें
तो निपुण भारत के तहत वर्ष 2026-27 तक का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें प्री स्कूल फर्स्ट, प्री स्कूल सेकेंड, थर्ड और बाल वाटिका के बाद में ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाली कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भाषा और गणित की बेहतर शिक्षा दी जाए, ये इसका उद्देश्य है और जो कि 2027 तक पूर्ण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। आगे प्रश्न जो था वो सांप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। भारत में किस प्रकार के, कितने प्रकार के सांप जो हैं ये पाए जाते हैं। कोई तो शायद ऐसे प्रश्न बता रहे थे कि एक प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा गया था कि भारत में कौन सा सांप जो है सबसे ज्यादा विषैला पाया जाता है, मतलब विषैला सांप कौन सा होता है। तो कुल मिलाकर के सांप का टॉपिक आ गया। तो सांप के टॉपिक में आप कौन सा सांप जहरीला है, कितने प्रकार हैं, कौन कौन से सांप होते हैं, सब कुछ इनके बारे में, सांप के दांत कितने होते हैं, सब कुछ आप डिटेल देख करके जरूर इसमें जाइएगा। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल रही है, टॉपिक मिल रहा है, सांप कितने प्रकार के सांप से संबंधित प्रश्न था। आगे देखिए 1902 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो रोनाल्ड रास थे, इनको यहाँ पर वैज्ञानिक चिकित्सा के संबंध में वर्ष 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार जो था ये मिला था और ये भी हमारे पर्यावरण से संबंधित ही प्रश्न है। कक्षा 5 के पर्यावरण में ये प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। राजस्थान में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरापन है इसमें। राजस्थान में किसका प्रयोग ज्यादातर जल संरक्षण या जल से संबंधित प्रश्न रहा होगा, है ना। तो पुराने समय में राजस्थान में किसका उपयोग जल के संरक्षण में किया जाता था या जल भरने में किया जाता था। तो राजस्थान में हमें पुरानी बावड़ियां ज्यादा देखने को मिलती है और उसी के ऊपर ये प्रश्न था। तो यहाँ पर पुराने समय में जल संरक्षण में किसका उपयोग ज्यादातर हमें देखने को मिलता था, इस प्रकार का प्रश्न होगा ये। तो बावड़ी का उपयोग ज्यादातर देखने को मिलता है और वहां पर बहुत सारी सीढ़ियों वाली बावड़ी भी देखने को मिलती है। तो ये उम्मीद करते हैं कि वही प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है। ये थोड़ा सा हमारे पर्यावरण के टॉपिक से हटकर हिंदी का एक प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलते हैं वो थोड़े से इसमें ऐड कर दिए थे, उस वजह से ये प्रश्न है। तो शारीरिक में एक प्रत्यय आपको देखने को मिल जाता है और हिंदी के अंदर ये प्रश्न देखने को मिला है। हिंदी में जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज सेकेंड फर्स्ट के रूप में, जो भी रूप में हो। अगला प्रश्न जो था गणित में, देखिए 11,111 में से क्या घटा जाए कि 10,000 प्राप्त हो। तो ये एक प्रश्न था इस प्रकार का कि इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो। तो आप देखिए 11,000 से इसको ही घटा दो तो ये मिल जाएगा आपको उत्तर कितना प्राप्त हो उसमें होना चाहिए, और इतने को यदि हम इसमें से घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न गणित के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलता है मिलियन वाले जो संख्या होती है तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, कि हमारी जो संख्या पद्धति है उसमें हम किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। क्योंकि मिलियन वाला जो है ये हमारा इंटरनेशनल पद्धति है और इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारी संख्या पद्धति में हम 12 मिलियन को मतलब संख्यात्मक रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो 1,20,00,000 वो बन जाता है। तो यहाँ पर 1,20,00,000 मतलब कि 12 मिलियन। आप ध्यान रखिएगा 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हो जाता है। अब 12 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा उत्तर इसमें इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखने को मिला, मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ, बहुत ऊंचाई पर उड़ता हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं ये प्रश्न था। तो इसमें इन्होंने उत्तर ही बताया है जिन्होंने प्रश्न बताया था, जिसमें गिद्ध जो था वो विकल्प था। तो बिल्कुल सही है उत्तर, गिद्ध वहां पर हो सकता है। इसी के साथ में आगे बात करें तो गणित से संबंधित एक सीरीज देखने को मिली जहां पर 7 का वर्ग 49 था, 6 का वर्ग 36 था, 5 का वर्ग 25 था और अगले क्रम में पूछा था कि अगला क्या होगा। तो अगला 4 की घात 2 मतलब कि 4 का वर्ग 16 होगा। तो ये हमारा इसमें उत्तर बन जाता है 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि देखिए आप ऊपर से नीचे तक घटते क्रम में सीरीज आ रही है और ये इनके वर्ग लिखे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर था, यदि कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से पहले पश्चिम में 100 मीटर, फिर उत्तर में 50 मीटर और फिर पूर्व में 500 मीटर, फिर उत्तर में 20 मीटर चलता है, तो उसकी वर्तमान स्थान से यहाँ पर गंतव्य स्थान से दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम थोड़े से नक्शे को बना करके यदि क्वेश्चन को समझे तो ईस्ट वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है और ये हमारा साउथ हो जाता है। तो देखिए व्यक्ति पहले जो था वो यहाँ पर 100 मीटर चला, तो मान लीजिए कि ये 100 मीटर वो चल दिया यहाँ पर पश्चिम में 100 मीटर चला, तो ये पश्चिम में 100 मीटर आ गया। फिर उसके बाद में वो 50 मीटर उत्तर में चलता है, ये 50 मीटर मान लो उत्तर में। फिर वो 500 मीटर पूर्व में चलता है, तो ये 500 मीटर पूर्व हो गया। फिर वो 20 मीटर यहाँ पर उत्तर में चलता है, तो ये 20 मीटर उत्तर में। अब वो चला था यहाँ से, देखिए अब यहाँ से उसकी दिशा कौन सी है, तो उत्तर दिशा यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये उत्तर दिशा उसकी रहेगी। आगे बात करें कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जिसमें सममित रेखा नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर विकल्प थे इसमें एक्स टी बी एस, तो उसमें
एस ऐसा अल्फाबेट होगा जिसमें यहाँ पर कोई भी सममित रेखा देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए सममित रेखा क्या होती है, तो सममित रेखा एक ऐसी लाइन होती है जहां से यदि हम उस अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, यानी कि पूरी तरह से ढक लें। अब यहाँ हम इसको किसी भी तरीके से ऐसे नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हम यदि यहाँ से काट भी देंगे तो इन भागों को देखिए या एक दूसरे के विपरीत घूम रहे हैं, मतलब कि ये ऊपर का हिस्सा इधर जा रहा है तो नीचे का हिस्सा यहाँ से इधर जा रहा है, और बाकी के अल्फाबेट जो हैं इनमें सममित रेखा आपको देखने को मिलेगी। आप उनमें से एक जगह ऐसी रहेगी जहां से यदि आप इनको काटते हैं तो वह दूसरे भाग एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो इसमें हमारा उत्तर जो है वो एस हो जाएगा। अगला प्रश्न जो गणित से देखने को मिला था, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्रश्न देखने को मिला था। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 90, 97 हैं, और 50 से 100 के बीच में 10 हमें अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न इस प्रकार का था कि शिक्षा नीति में कहा गया कि हम गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान को अलग अलग रूप में पढ़ें, या ऐसा कुछ प्रश्न जो था वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पर ऐसी हिंट इसमें प्रश्न में मिली थी कि ऐसा प्रश्न जो था कुछ पूछा गया था। आगे गोलकुंडा से यात्रा से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं पर्यावरण में, और साथ ही साथ चित्रकला से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले थे। कुछ यहाँ पर बता रहे हैं कि वाष्पीकरण से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं, और एक प्रश्न जो था यात्रा से संबंधित, जैसे कि पर्यावरण में दिल्ली से हम किसी स्थान कोई नाम दिया था, वहां जाते हैं और जाते समय कौन कौन से स्थान बीच में आएंगे, कितनी सुरंगें आती हैं या कौन सी जगह आती है, ये इसमें प्रश्न देखने को मिला। सांप पर आधारित प्रश्नों की हम बात कर ही चुके हैं, इस प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिले थे। अब हम चलते हैं बाल विकास की ओर। बाल विकास में जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की लगातार हर दिन हर समय इसमें देखने को मिलते हैं। आज एक नया प्रश्न यहाँ पर है, स्वलीन से संबंधित, स्वलीन विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। साथ ही साथ बच्चे के निदान परीक्षण के बाद में क्या होता है, निदान परीक्षण के बाद में क्या होता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न जो था वो देखने को मिलेगा। एक कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित एक प्रश्न था। एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि आप मुझे टॉफी दीजिए, मैं कोई ऐसा काम करूंगा, इस प्रकार का प्रश्न जो था वो देखने को मिला था, है ना। तो वहाँ पूछा गया होगा कि बच्चा कौन सी अवस्था में है, कौन से चरण में आता है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें देखने को मिला है। और निपुण भारत से हर दिन प्रश्न देखने को मिलता है, आज भी मिला है। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न और नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम गणित की। तो गणित में हमने अभी इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार से जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो उसकी दिशा क्या होगी। तो मतलब ये दिशा से संबंधित प्रश्न जो था ये था। अल्फाबेट में सम्मिति से संबंधित हर दिन प्रश्न देखने को मिलता है, सम्मिति से प्रश्न हर दिन आ रहा है, टॉपिक महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी रखी थी, योग करना था कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, तीन संख्याएं, एक प्रकार का प्रश्न इस प्रकार का दिया था, जिसमें कहा था मान लीजिए कि ए कोई एक संख्या है, मैं यहाँ पर संख्या कोई दे रखी थी, और बी एक संख्या थी, और सी एक संख्या थी। अब इनमें क्या जोड़ दें कि इनका योग जो है 24,200 हो जाए। तो इस प्रकार का एक प्रश्न था। यहाँ तीन संख्याएं दी थी और एक संख्या की जगह यहाँ पर खाली दे दी। अब देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न हमारा रहेगा तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके इस संख्या से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर जो आती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो ज्यादा कोई कठिन नहीं, सरल सा स्तर का गणित है, और इसी तरह का गणित जो है वो देखने को मिला है जिसमें सरल से प्रश्न देखने को मिले थे। अब यहाँ पर विषम अभाज्य संख्याओं के माध्य से संबंधित प्रश्न जो था वो देखने को इसमें मिला था। त्रिभुज से संबंधित प्रश्न देखने को आता है, और ये भी प्रश्न पूछा गया था, परिमेय संख्याएं अब कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न भी हमें देखने को मिला था, और हो सकता है कल 50 1 से 50 तक की पूछ ली जाए, तो इन अभाज्य संख्याओं पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपका एलसीएम एचसीएफ महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर दिन देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिला है। एनईपी से संबंधित यहाँ पर गणित में प्रश्न आते हैं, और वैन हिले के जो चित्र द्वारा बच्चों को समझाने से संबंधित कुछ इस प्रकार का प्रश्न इसमें देखने को मिला था, जो कि वैन हिले से संबंधित प्रश्न था। इसके साथ में बात करें तो एनसीएफ 2005 निपुण भारत, ये यहाँ पर भी आ रहे हैं। एक कोई त्रिभुज पिरामिड के कितने शीर्ष होते हैं, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी देखने को मिले हैं कि पिरामिडी आकार के त्रिभुजों के शीर्ष से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। अब हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा में
कुछ पद्यांश गद्यांश जो थे वो गद्यांश यहाँ पर घेंगा घोंगा कुछ इस प्रकार घोंगे का संबंधित प्रश्न जो था पैसेज जो था वो देखने को मिला था। और पद्यांश यहाँ पर प्राकृतिक यानी प्रकृति से संबंधित कोई प्रश्न होगा, टॉपिक होगा, उसके ऊपर आधारित देखने को मिला था। शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रश्न देखने को मिला है। इसी के साथ में गुण धर्म में यहाँ पर पूछा गया था समाज, छोटे छोटे से प्रश्न इसमें देखने को मिले थे। और कुछ प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय संधि आदि से, तो प्रत्यय की तो इसमें बात हो ही गई, संधि और उपसर्ग प्रत्यय समास, इनसे एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वाइगोत्स्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं और पठन उपकौशल से संबंधित एनईपी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। और एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न भी इसमें देखने को मिला है। अब बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न आपके पैराग्राफ पढ़ने से संबंधित था, है ना, यानी कि पढ़ने की आदतों से संबंधित कोई सा पैराग्राफ होगा। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 और वाइगोत्स्य के संबंधित प्रश्न इसमें यहाँ पर देखने को मिले थे इसकी पेडागोजी के अंतर्गत। और ये रुचि शुक्ला, इन्होंने ये क्वेश्चन जो थी ये भेजे थे, इनका नाम इसमें ऐड हो गया। और अंग्रेजी में वही आपका पैसेज, पोएम और छोटे छोटे ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो सब इसमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं। और निश्चित रूप से आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।